ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोगों के मैसेजेस आए 4H+, ये क्या है। मैंने इसके लिए बोला तुम लोग कि इसको बस तुम्हें बस ये समझना है कि ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। सबके टेबल बन गए होंगे, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है एंड 5 क्या है। इस तरीके से एक टेबल बनाने को मैंने कहा था। सबके नेम याद रखना है, कहाँ पे आयरन सल्फर है, कहाँ पे कॉपर है, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। इवन एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आता है, उसमें ये सीक्वेंस भी पूछा जाए। क्लियर। एंड इसके बाद ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 CU, इसको आपको अरेंज करना होगा। ये वाला सीक्वेंस आप मार्क करके रखना, ये वाला सीक्वेंस मार्क करके रखना। यूबिक्विनोन जब देता है ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो साइटोक्रोम बी से C1 की तरफ ऐसे ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर। एंड जब साइटोक्रोम सी जो कि मोबाइल कैरियर है वो ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो पहले कॉपर सेंटर को देगा, देन A3CU ऐसे जाएगा। क्लियर है। तो एक सीक्वेंस वाली चीज ध्यान में रखोगे। अब देखो, जिसको बहुत, ये तुम्हें बिल्कुल पढ़ना नहीं है अभी, जस्ट हमने तुम्हारी क्वेरी आई थी इसलिए बता रहे। देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, NADPH डिहाइड्रोजनेज वाला कॉम्प्लेक्स था आपका 1। वो मैट्रिक्स से H+ आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इंटर मेम्ब्रेन। तो आप इस पे बस फोकस करो, वो जो वहाँ H+ लिखा। देन आप देखो साइटोक्रोम सी वाला कॉम्प्लेक्स, ये H+ फ्यूमरिक एसिड वाला 2H+ को मैट्रिक्स से दे रहा है, ये आपका 2H+ को मैट्रिक्स से दे रहा है एंड ट्रांसफर कर रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये अगेन आपका जो लास्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, वहां पे आपका 4H को ट्रांसपोर्ट करता है। वो आप उसको मैच कराने जाओगे तो वो उससे डेटा से नहीं मिलेगा, आपको इमेज से नहीं मिलेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ। ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स 1 और थर्ड कॉम्प्लेक्स आपका 4H+ को डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो है आपका, वो 2 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा आपका कॉम्प्लेक्स से। कर वो भी 4, ये 4 गलत नहीं है, लेकिन ये 4 में क्या हो रहा है कि आपका H2O को दो H आपके पास H2O को चले जा रहा है और ये 2H जो बच रहा है ये आपका जो रिमेनिंग 2H+ है वो रहेगा। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? आपको क्या याद रखना है, मैंने क्वेश्चन बताए, कॉम्प्लेक्स के नेम, कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट, कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम कौन सा है, साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है। लोकेशन क्या है, मैट्रिक्स साइड में क्या हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्योंकि हम पढ़ा रखे हैं इसलिए इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर लेना, पहले भी नोट किए हुए वो उसको रिपीट नहीं करना है, बस आप मार्क कर रहे हैं। ठीक है। थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस आर कपल्ड बाय अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो थ्योरी डिस्कवर हुई थी ये दी गई थी माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली दिस इज द थ्योरी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ETS। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कवर किया गया था। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट तुम्हारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बनेगा एंड देन मैट्रिक्स के साइड में आपकी एटीपी सिंथेसिस होगी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर हाउस ऑफ एटीपी। उसके बाद एटीपी ट्रांसपोर्ट कर जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ जाएगा। अगेन उसको इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या कहती है, इंटैक्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इंटैक्ट मतलब कोई ऐसा लीकेज नहीं होना चाहिए कि वहां से वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर जाए। तो ऐसा एक इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वहां पे मेम्ब्रेन में होना चाहिए। इंटैक्ट होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल विदाउट स्पेस, कि जहां से प्रोटॉन की लीकेज ना हो, विदाउट विदाउट द
एटीपी सिंथेस चैनल। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द ईटीसी जनरेट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ईटीसी के थ्रू ही आपको देख रहे हो इस पंप में ही इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन आपके ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं उससे आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ही ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई आप इसको रिलेट कर सकते हो कि वो जो मैकेनिज्म है वो ईटीसी ही पे डिपेंडेंट है। ईटीसी हो रहा है दैट्स वाई प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है। क्लियर है? मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, वहां पे H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे एंड टूवर्ड्स द मैट्रिक्स नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे क्योंकि H प्लस आयन कम होगा तो जो रिजल्टेंट जो नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो मैट्रिक्स के साइड में ज्यादा होगा। नाउ एटीपी सिंथेज आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, जब पूछा जाएगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी इन अ रिएक्शन ड्राइवन बाय movement of H plus electron across the inner membrane into the matrix। उसी वजह से जो आपके H प्लस आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में वेरिएशन है, H प्लस आयन मूव करेगा हायर टू लो कंसंट्रेशन, वो प्रेशर की वजह से मूव कर रहा है, प्रॉपर एटीपी सिंथेस चैनल से मूव कर रहा है। क्लियर? एंड उससे एनर्जी रिलीज होगी जिसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एडीपी का एंड वहां पे आपका फॉस्फेट ऐड होगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस पूरे मूवमेंट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है एंड प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से उन सारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? मैट्रिक्स में टूवर्ड्स द मैट्रिक्स साइट लिखना है। मैट्रिक्स ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हम उसको कहते हैं। और ये आपकी कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से आप भी इमेज जब देखो तो आप एकदम लोकेशन रहना चाहिए। तो F0 टूवर्ड्स द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, F1 टूवर्ड्स द मैट्रिक्स होता है और F1 के पास ही एटीपी सिंथेसिस करने के लिए इस एटीपी सिंथेस का जो कॉम्प्लेक्स है और इसमें एटीपी सिंथेस एंजाइम है वो इस साइड पे होता है। दैट्स व्हाई एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। क्लियर? और ये स्पिनिंग रोटेशन शो करता है, इस रोटेशन से H एंटर किया तो आगे की तरफ ऐसे 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 करके बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे एक्सीलरेटर होती है ना, उस पर कोई खड़ा है तो वो किया ऊपर तक जाएगा, पूरा स्टेयर्स नहीं यूज करना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या H प्लस एंटर कर गया, अब ये रोटेशन की वजह से वो रोटेट करके बाहर की तरफ रिलीज हो जाए। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पॉल मिचेल ने दी थी, इनके लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन पंपिंग एंड एटीपी सिंथेसिस। अगर आप इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है एंड फाइनली एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली चीज है इसको हम कॉमन ले लेते हैं एंड एटीपी सिंथेसिस इज ऑक्सीडेटिव, ये है ऑक्सीडेशन and that's why ATP synthesis is oxidative phosphorylation। Here F0 embedded, F1 headed portion होता है, बाहर की तरफ मैट्रिक्स को फेस करेगा और यहाँ पे सिंथेसाइज। थाइलेकॉइड में यही आपका आउटर साइड पे होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा एंड ये आपका रिवर्स, इधर आप समझ लो ल्यूमेन है, इधर आप समझ लो स्ट्रोमा है। थाइलेकॉइड का मैट्रिक्स या थाइलेकॉइड का ल्यूमेन, सॉरी क्लोरोप्लास्ट का ल्यूमेन या क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो उस साइड में आपकी एटीपी सिंथेसिस हो। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। नाउ लास्ट पोर्शन है, 2 पॉइंट्स बचे हुए, सब आपको कवर करके चैप्टर समराइज कर। अब आज की चीज समझने के लिए एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल होता ही नहीं। इज इट इम्पॉसिबल कि सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल हो? क्लियर? इसलिए हमको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते वक्त कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं कि ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैसे होगी, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जब हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं
कि प्रोडक्ट हमने जो सबस्ट्रेट यूज किया है वो ग्लूकोज था, वो ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना वो इधर उधर ट्रैवल ना किया, डायरेक्ट उसने लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। लिंक रिएक्शन के बाद एक साइक्लिक प्रोसेस चली है, एंड साइक्लिक प्रोसेस से जो आपने पूरा रीजनरेट किया NADH और FADH को एनर्जी को ट्रांसफर कर लिया, वो ETS में ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये जा रहे, जब आप इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हो, पहले तो रेस्पिरेटरी बैलेंस रेट क्या है, सिर्फ आप ATP का कैलकुलेशन है, एंड देन आपका जो पाथवे है कि किधर से एम्फीबोलिक पाथवे चल रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि ये पाथवे एक एजम्पशन है कि जब हम एक डायरेक्शन में इस पाथवे को चलाएंगे तभी हमारा फाइनली क्रैब साइकिल और ETS ये पूरा डायरेक्शन फॉलो हो सकता है। इज इट क्लियर? ये हमें आज कवर कर, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी बैलेंस रेट देखते हैं, उसमें हमें ATP को कैलकुलेट करना। It is possible to make calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. Clear? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब आपने कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया, और पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल, ठीक है, कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ ATP ETS, ये आपको सीक्वेंस याद रखना। बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, इसको आप हाईलाइट करो। रियली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल अपनी नीड के अकॉर्डिंग बीच में से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक को ले जाएगा, सक्सेनिक एसिड को ले जाएगा, पायरुविक एसिड को कहीं और ले जाएगा, उससे अमाइनो एसिड बना देगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराएगा, एसिटाइल कोए कहीं और चला जाएगा, एसिटाइल कोए से हम इथेनॉल बना लेंगे, ग्लिसरॉल बना लेंगे, एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्डिहाइड जो आपने एस्टर बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में देखा था, वो सारी प्रोसेस हो सकती है। तो दिस इज लाइक अ ट्रैफिक, एक ट्रैफिक की तरह है, जाने वाली गाड़ी कहाँ जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन हमें पता है कि मैं घर से निकल रही हूँ और जाके मुझे डीमार्ट में रुकना है, तो मुझे पता है कि ये रास्ता डीमार्ट तक जाएगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, किसी को भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लो भैया इतना मेहनत कराया और लास्ट में मैडम ने कह दिया कि TCS साइकिल तो होती ही नहीं। तो TCS साइकिल एक्चुअली एजम्पशन है कि इसको हमको एक डायरेक्शन में रखना होगा, तब पूरी TCS साइकिल और ETS आपकी परफॉर्म करे। क्लियर? अब जस्ट सपोज कि मैं जा रही हूँ डीमार्ट और मेरे को संजय सर का कॉल आ जाता है, तो मैं बैक आ जाऊंगी, मेरे को मेरे बेटे का कॉल आ जाता है, तो मैं वहां से लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन राइट टर्न लेके मैं वापस आ सकती हूँ, या यू टर्न लेके मैं वापस आ सकती हूँ, तो मेरा डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो अगर गूगल मैप ने मुझे कैलकुलेट करके दिया था कि मेरा 30 मिनट लगेंगे मुझे कार से निसर बिहार से लेके डीमार्ट तक जाने में, तो मुझे उसके रूट को फॉलो करना पड़ेगा। सब दिमाग में ये बात बैठा लो एकदम, रूट को जब फॉलो करोगे उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आप सारे साइकिल को रिलेट करके पाथवे को रिलेट करके चलोगे, तभी आप ये बैलेंस शीट को कैलकुलेट कर सकते हो, और तभी ये बैलेंस शीट आपकी फुलफिल होगी। क्लियर है? तो नाउ देयर इज अ सिक्वेंशियल है, एक के बाद एक orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCS cycle and ETS pathway following one after another. इसमें से EMP pathway कौन सा है बेटा? फास्ट रिप्लाई करना, which pathway is known as EMP pathway? Which is EMP pathway? EMP, ध्यान से, what is the EMP represent and which pathway is EMP pathway? ग्लाइकोलिसिस है, हाँ, तीनों साइंटिस्ट के नेम। क्लियर है? तो TCS साइकिल ETS या ग्लाइकोलिसिस की जगह आपको दे सकता है EMP पाथ। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सीक्वेंस ऐसा ही होगा, EMP के बाद TCA के बाद ETS। दिस इज द MCQ, ये आपको याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल से बैलेंस शीट रेस्पिरेटरी या ATP के सिंथेसिस में सीक्वेंस क्या होगा। Now, NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria. अब भाई साइटोसोल में और भी बहुत सी प्रोसेस चल रही है जिसको NADH रिड्यूस्ड है, और NADH कैसा है? एक कोएंजाइम है।
NAD प्लस जो दो फॉर्म में रह सकता है, और NADH एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसका, एक रिड्यूस फॉर्म है। अब इस रिड्यूस फॉर्म की किसी रिएक्शन में नीड पड़ेगी तो ये तो साइटोसॉल में ही घूम जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? तो NADH के लिए कंडीशन हमें ये रखना है कि ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ही ट्रांसफर हो। क्लियर? Synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation with the help of ETS. NADH आपको ट्रांसफर होगा तो क्या होता है कि ETS में ही जाके उससे ATP बन सकता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज मुझे और बतानी है, तो शायद मैं कल बताऊं, तो ये ध्यान में रखना, ये NADH कैसे आता है इसके लिए मुझे कल भी मैंने बोला था एक एडिशनल पॉइंट देना है, तो हम लोग कल बात करें। Note of the intermediates in the none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. हम इस पूरे 38 ATP के यील्ड को हमको दिखाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि बीच का इंटरमीडिएट किसी और पाथवे में ना जाए। क्लियर? तो ये सारे आपको पॉइंट मिलेंगे, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक, आपको MCQ बनते हैं ये सेंटेंस वाइज, और टफ MCQ होता है, सारे सेंटेंस की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? नन ऑफ द इंटरमीडिएट, जैसे जस्ट सपोज एसिटाइल कोए, पायरुविक एसिड, सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये कहीं और किसी पाथवे में ना जाए। क्लियर? तो किसी और पाथवे में यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, कोई फैटी एसिड बनाने चला गया, कोई अमाइनो एसिड बनाने चला गया। क्लियर? इस तरीके से कोई ऐसा पाथवे नहीं बीच में चलना चाहिए जो किसी के लिए कोई इंटरमीडिएट एज अ सबस्ट्रेट वर्क करने लगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग हैं। ग्लूकोज फेवेबल है, देन फैट, देन प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने का नीड नहीं है, नीड पसंद नहीं करता है सेल, लेकिन एट द एंड अगर स्टार्वेशन की केस है, सेल को फूड सप्लाई नहीं मिल रही है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, फैट स्टोरेज फैट भी खत्म हो गया, देन वो प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करेगा। इससे हम RQ वैल्यू निकालते हैं, वो लास्ट पोर्शन है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट, लेकिन जब हम ग्लाइकोलिसिस किए और जब हमने क्रेब्स साइकिल ऑपरेट किया एंड ETC या ETS में हम गए, तो हमने सबस्ट्रेट क्या लिया? स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? ग्लूकोज। वही कह रहा है ये, ठीक है? ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन में सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होना चाहिए। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट। अदर अल्टरनेटिव में आपका क्या आ जाता है? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर लो, फैट आ गया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स आ गए, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट are entering in the pathway at any of intermediary stages। जैसे मैंने बताया था कि एसिटाइल को ए तुम्हारा फैटी एसिड से भी मिल सकता है डिग्रेडेशन से, एंड आपका अमाइनो एसिड से भी जनरेट हो सकता है। तो एसिटाइल को ए अगर लिंक रिएक्शन में, अटेंटिव होके सुनो एकदम, ठीक है? कल एक पाथवे दिखाया था वहां पे, परसों दिखाया था लिंक रिएक्शन, ठीक है? इसमें देखो फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोए बन रहा है एंड अमाइनो एसिड से भी एसिटाइल कोए बन रहा है। तो ये एसिटाइल कोए इन दोनों सबस्ट्रेट से नहीं आने चाहिए, इसी थ्रू से आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ वाली प्रोसेस अलग हो जाएगी, यहाँ पे यील्ड अलग हो जाएगा। क्लियर? तो हमें एट द एंड हमारा जो रेस्पिरेटरी आउटकम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ATP, उसके लिए कंडीशन क्या क्या हो गई आपकी कि जो पाथवे चल रहा है वो सिक्वेंशियल हो, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ पाथवे। क्लियर? ग्लाइकोलिसिस, TCA, ETS। ट्रांसफर्ड NADH सिंथेसाइज जो हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिसीव हो। क्लियर? एंड देन आपका कोई इंटरमीडिएरी पाथवे ना चल रहा हो, कोई और सिंथेसिस ना हो रही हो, बीच में वो इंटरमीडिएट ना चला जाए। फिर हमें एक एजम्पशन लास्टली क्या रखना है कि ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट हो जो कि जिसपे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने जा रही है। क्लियर है चारों पॉइंट बेटा? फास्ट रिप्लाई, इज इट क्लियर? एजम्पशंस ध्यान में रखने हैं आपको। किस केस में आप काउंट कर सकते हो? अभी तक पढ़ रहे थे तब तो इजी लग रहा था, लेकिन एक्चुअली दिस इज हाइपोथेटिकल। ठीक है? रियल में ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं चल रही कि क्रेब्स साइकिल चल रही।
क्रेब्स साइकिल एक हाइपोथेटिकल है जो कि चौराहे की तरह है और ट्रैफिक है वहां पे। अब वो साइकिल चलेगी या किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी ये नहीं पता। ठीक है, मार्क करो फिर। बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम बिकॉज लिविंग सिस्टम इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई ये एक डायरेक्शन में नहीं चल सकता। थेरी थेरी को ये फॉलो नहीं करेगा। किसी को अमाइनो एसिड की नीड है, उस सेल को अमाइनो एसिड फॉर्म करना है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड कम पड़ रहा है, तो वो वहां से चेंज कर देगा, पायरुविक एसिड चला जाएगा, अमाइनो एसिड अल्फा केटोग्लूटरिक चला जाएगा अमाइनो एसिड बनाने। क्लियर बच्चा? तो एज पर रिक्वायरमेंट सेल परफॉर्म करती है। यहीं पे लिख लेना, बिकॉज सेल परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड। क्लियर? अब जस्ट सपोज कि उस सेल के अंदर एटीपी है ऑलरेडी, तो वो क्यों सिंथेसाइज करेगा? इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, और जो नीड है वो प्रोड्यूस करेगा। ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली, और सारे रिएक्शन मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सब आपके पैरेलल चल रहे हैं। जब आप इधर प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो उसी समय प्लांट सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन भी चल रहा है, उसी समय में आपका पेंटोस पाथवे भी चल सकता है, उसी समय में आपके बहुत सारे पाथवे, प्यूरिन सिंथेसिस के, pyrimidine सिंथेसिस के, फैटी एसिड सिंथेसिस के, सारे पाथवे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम फोटोसिंथेसिस कर लो तब मेरा नंबर आएगा, बायो की क्लास हो गई तब फिजिक्स का नंबर आएगा, तो ऐसा वहां पे नहीं है, वो सब पैरेलल चल रहा है। तो substrates enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary, as per requirement उसको withdraw कर लिया जाएगा उस pathway से। ATP is utilized as and when needed, ATP को वहां यूटिलाइज किया जाएगा जहां उसकी नीड है। तो जी ग्लाइकोलिसिस की एटीपी आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते हो कि वो चले गए पूरे आपके। बट जब हम टोटल यील्ड की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस का एटीपी तो साइटोसोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। लो हिल अपहिल मतलब डाउन कंसंट्रेशन से आपको अपहिल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करने में जो एटीपी चाहिए वो भी हो सकता है कि डायरेक्ट एटीपी ग्लाइकोलिसिस से बना। इज इट क्लियर? तो एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस। तो ये सारे नीड, एंजाइमेटिक रेट, एंजाइम कितने प्रेजेंट है, क्या है, उस एंजाइम मल्टीपल, डिहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, उसके सारे फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, नहीं होगा तो वो पहले अपने फैक्टर्स कंप्लीट करेगा तो वो पाथवे नहीं चलेगा, तब तक वो जो सबस्ट्रेट था वहां पे जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट था वो किसी के सबस्ट्रेट की तरह वहां से मूव कर जाएगा। Yet, it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. तो इस एक्सरसाइज को जरूरी क्यों है? ताकि हम ये समझे, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब एक ग्लूकोज को खा रहे हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे अंदर गया तो उससे हमें किस तरीके से एटीपी जनरेट होते हैं, और इस तरीके से जब हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो प्रोसेस यही होती है। बट वो कब होगी और कौन सा, जो ग्लूकोज गया वही ग्लूकोज सारे एटीपी काउंट कर दिया या कई सारे ग्लूकोज गए हैं तब आपका एटीपी सिंथेसाइज हो। क्लियर? हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी। रेशियो रेशियो 2:38, 1:, बताओ कितने 238 होते हैं? देखो देखो बहुत जाओ, बताओ क्या लिख दें? क्रिसु से पूछे 19। ठीक है, 1:19 का रेशियो। हाँ क्लियर, ठीक है, तो ये भी क्या एमसीक्यू है, नोट डाउन कर लेना। एरोबिक और एनारोबिक का एटीपी का रेशियो क्या है? 1:19। ये एक बार पूछा गया था आपका जिक्मर। Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose.
अंडरलाइन करो, एरोबिक को अंडरलाइन करो, प्लस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो। नाउ एनालॉजी क्या है? एक एनालॉजी है बेटा, थोड़ा सा यही कहानियां जो चल रही है इसको समझो कि अगर आपके पास, आप मार्केट में निकले हो और वहां पे अभी तो डिजिटल का जमाना आ गया है, फोन पे, गूगल पे, फलाना पे सब कुछ है, लेकिन आप जनरल चलो कि ऐसे जगह पे हो, रूरल एरियाज में हो, जहाँ पे वो नहीं जानते भाई कोई डिजिटल, कैश दोगे, वो सिर्फ नोट रुपया को ही समझते हैं कि वही पैसा है, कैश दो और सामान ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, हम अपने वॉलेट में कुछ पैसे रखते हैं, ठीक, कुछ स्टोर है, कुछ जो हम उसको कैश दे रहे हैं। तो जब हम कैश दे रहे हैं दैट इज ग्लूकोज, जो हमारे वॉलेट में है दैट इज ग्लाइकोजन। लेकिन इतनी तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो धंधा सेट है, कुछ तो हमारे बैंक में भी होगा। बैंक वाला क्या हो गया? फैट। क्लियर? जब हमारे पास ग्लूकोज खत्म हो रहा है तो हम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो हम बैंक से पैसे निकालते हैं। क्लियर? एंड फाइनली हम क्या कर रहे हैं, उसको स्पेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं किसमें? रेस्पायरेशन। ठीक है? सारा चीज वॉलेट में लेके कोई नहीं चलता है ना बेटा। 50,000 तो मेरे अकाउंट में पड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्स में नहीं हो सकते हैं। क्लियर बेटा? तो वॉलेट में हम जितना लेके चल रहे हैं दैट इज ग्लाइकोजन, जो हमारा इनिशियली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज यूज हो गया और ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन करके हम ग्लूकोज, ग्लाइकोजन याद है ना सबको, पॉलीसेक्राइड है, एनिमल स्टार्च। क्लियर? तो ग्लाइकोजन फॉर्म है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे पास स्टोर है, उसको कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं और रेस्पायरेशन में चले गए। ये भी खत्म हो गया तो हम फैट को यूज करेंगे, जो पैसे हमारे अकाउंट में है वहां से हम ट्रांसफर करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये एनालॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज इज फेवरेट वन, सबसे फेवरेट कैश, देन फिर कौन काम आएगा? जो आपके वॉलेट में है, फिर कौन काम आएगा? जो आपका स्टोर्ड है बैंक में। इज इट क्लियर बेटा? एनालॉजी समझ में आई? नाउ कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट। ग्लाइकोलाइसिस की स्पेलिंग गलत है तो करेक्ट करना। ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी कितने हैं? 2 एटीपी। एनएडीएच कितने हैं? 2 एनएडीएच। लिंक रिएक्शन में एक एनएडीएच। क्रेब्स साइकिल में 1 एटीपी और यू कैन से इट जीटीपी। तो जीटीपी आ जाए तो घूम के चले मत आना कि पता नहीं क्या ही। 3 एनएडीएच एंड 1 एफएडीएच। डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल बोलेगा तो इस एनएडीएच को यहाँ लाओगे फर्स्ट स्टेप में। क्लियर बेटा? तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 2 एटीपी यहाँ पे जो बने थे, और यहाँ पे सबको आपको डबल करते चलना है, क्योंकि एक पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बने हैं आपके ग्लूकोज से, तो सारे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से आगे कितने हैं? डबल। तो 2 एनएडीएच, 2 एटीपी, 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच। यहाँ पे 3 प्रोटॉन पंप होते हैं, 3 गैप एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी, एंड यहाँ पे 2 गैप हैं तो 2 एटीपी। क्लियर? हाँ, मतलब एटीपी सिंथेस, उसको एनर्जी गैप कितना मिले वो वाला नहीं, एटीपी सिंथेस के चैनल तो लाखों के नंबर, वो नहीं। ठीक है? लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब आप साइटोक्रोम से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस ट्रांसपोर्ट ईटीएस में कितने एनर्जी गैप है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 3 गैप होता है इसलिए 3 एटीपी, यहाँ पे 2। नाउ कितने आ गए आपके पास टोटल? 2 एटीपी। 2 एटीपी जो आपके डायरेक्ट है सबस्ट्रेट बने, सबस्ट्रेट से आपने लिख लिया था 4 एटीपी। अब एक क्वेश्चन अगर आया कि 38 में आप रेशियो डिवाइड करना है आपको ईटीसी एंड अदर, मतलब इसमें आ जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, तो क्या रहेगा आपका 4 और 34। इज इट क्लियर? तो 38 में जो यील्ड देख रहे हैं सिर्फ हम, उसमें से 4 ही आपको सबस्ट्रेट लेवल पे मिला था, एंड 34 जब आपने उस एनर्जी को हार्वेस्ट किया है तब ये आपको अचीव हुआ है। क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई कंफ्यूजन? देन आपका रहता है 4 आ गया डायरेक्ट एटीपी, 10 एनएडीएच मल्टीप्लाई बाय 3, 30 एटीपी, 2 एफएडीएच मल्टीप्लाई बाय 2, 1 एफएडीएच 2 इज इक्वल टू 2, 4 एटीपी। सब इसको बना लेंगे इस स्लाइड को, कई क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा आपका। ठीक? साइकिल कहाँ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको स्टेप वाइज याद रखने हैं, वो आपको साइकिल में मिलेगा, लेकिन टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो इस बैलेंस शीट से आपका कवर होगा। व्हेन द कंडीशन इज ऑल assumptions should be applied and it is a theoretical condition। किसी को कुछ पूछना है? 6 + 2 + 2 टोटल 4 NADS और 2 FADS। एक FADS 2 ATP के इक्विवेलेंट, एक NADS 3 ATP के इक्विवेलेंट, टोटल 30 ATP 4 ATP। ये आपको मिल रहे हैं कहाँ? ETS में। ये 34 आपको मिले ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। C से चेन, S से सिस्टम। तो ETC से मिलेंगे 34 एंड 4 आपको डायरेक्ट मिले, ये डायरेक्ट वाले हैं। टोटल कितने हो गए? 38। यहाँ पे क्वेश्चन का 1 2 टाइप खत्म हुआ। टोटल सिंथेसिस पूछ लेगा। देन जो 4 यहाँ पे यूज करके आपने माइनस किए थे ना, ग्लाइकोलिसिस में 4 यूज भी हुए थे प्रिपरेटरी फेज में। जब ग्लाइकोलिसिस में आपका चल रहा था, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा, एटीपी यूज हो रहा था पहले 5 स्टेप में। क्लियर? तो अगेन आपको स्टेप ही याद रखना है। हाँ ठीक, तो आपका क्या रहेगा बेटा? तो आपका क्या रहेगा? टोटल 40। क्या कह रहे हो? ETC में 36 ना, ग्लाइकोलिसिस में 2। नहीं बेटा, ETC में ये 2 ATP तो आपको क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट मिले थे ना। 2 क्रेब्स साइकिल में 2 ग्लाइकोलिसिस, फिर से हम क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। 2 क्रेब्स साइकिल में 2 ग्लाइकोलिसिस में ये आपकी डायरेक्ट एटीपी है। तो 38 - 4 34 आपके 30 ATP + 4 ATP ये आपके हैं ETS वाले। एंड नाउ जब आएगा कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो आपको ग्लाइकोलिसिस में 2 साइकिल चली थी और ये 4 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 2 ATP आप यूज भी जो कर रहे थे उसको आपने माइनस किया, तो नेट गेन आपकी 2 ATP थी। तो आप जब टोटल जाओगे तो 38 + 2 आपको ये जो आपने यूज किया था वो भी करना पड़ेगा, एंड 38 + 2 = 40। हो गए? एनालॉजी इज क्वाइट स्मार्टली मेड। हाँ बेटा, साइंटिस्ट लोग होते हैं, assumption दे के अपनी बातों को प्रूफ कर। अब उतना वही बात है ना, ये बात अगर हम पहले बता देते तो मन ही नहीं लगता कि क्या क्रेब्स साइकिल पढ़ा रहे हैं जब ये चलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो क्यों हम पढ़े। इसलिए किसी को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक वर्ड यूज किया था, यहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है लेकिन मेनली, ठीक है, प्योरली नहीं, मेनली आप ग्लूकोज को कैटाबोलाइज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रही है, तो एनाबोलिस भी हो रही है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? ये both catabolism and anabolism takes place। एम्फी एक बार और वर्ड यूज हम लोगों ने किया था, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो कैसा मॉलिक्यूल था? लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड कैसी थी? एम्फीपैथिक। क्लियर? एम्फीबिया वाटर में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी रह सकता है। डिवीजन एम्फीबिया। क्लियर? मतलब ग्रुप। चलो, नाउ एम्फीबोलिक पाथवे, कैटाबोलिस एनाबोलिस यहाँ पे दोनों हो रहा है। वही जो अभी तक हम कहानी दे रहे थे कि वो चौराहे से कहीं और चला गया, सिंथेसिस करने लगा, तो ग्लूकोज का कैटाबोलिस नहीं होगा, वहां पे एनाबोलिस की भी पैरेलल प्रोसेस चलेगी। नाउ ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। जो आपको ये मैंने दिखाया, फेवरेट डिश उसकी क्या है? ग्लूकोज। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। चाहे जो भी कार्बोहाइड्रेट रहे, जैसे हमने फ्रक्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया था। क्लियर? तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। फेवरेट फेवरेट है, क्योंकि ग्लाइकोजन टूटेगा तो भी ग्लूकोज मिलेगा। अदर सबस्ट्रेट्स कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड। अदर सबस्ट्रेट भी यूज करते हैं, एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step। तब वो फर्स्ट स्टेप आप ग्लाइकोलिसिस में उसको एंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज द
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोलिसिस। तो आपने पहला स्टेप हटा दिया उसका। ध्यान से एकदम सुनना। क्लियर? एक तो सामने नहीं हो, ऊपर से सबसे टफ क्वेश्चन। सी फिगर 14.6। चलो पहले फिगर ही दिखाते हैं। अब हम कह रहे थे कि तुम्हें एसिटाइल को ही पकड़ते हो और पायरुविक एसिड को पढ़ो। ये आगे का पाथवे पायरुविक एसिड से चल रहा है। इट डजंट डिपेंड कि ग्लाइकोलिसिस से ही पायरुविक एसिड है। ये आगे का पाथवे एसिटाइल कोए से चल रहा है। इट डजंट मैटर कि एसिटाइल कोए ग्लाइकोलिसिस से आया या फैट से आया, लेकिन एसिटाइल कोए का जो नेचर है, अगेन ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये नेचर जो है वो नेचर है कि वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करे। तो वो कहाँ से आया ये मतलब नहीं है। तो अगर हमने प्रोटीन को एज अ सबस्ट्रेट लिया तो भी पहला स्टेप नहीं हुआ आपका ग्लाइकोलिसिस, जो ये वाली प्रोसेस है बेटा, ये स्टेप नहीं होगा। ये स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। यील्ड में चेंज आएगा, यील्ड विल्ड अभी नहीं कैलकुलेट करनी है आपको, अभी पाथवे ध्यान देना है, ठीक है। यील्ड से ग्लाइकोलिसिस के लिए वो हमने कैलकुलेट कर दिया, आगे बढ़ना है इन सब चीजों, ठीक है। नाउ पायरुविक एसिड आ गया। पायरुविक एसिड कहाँ से आया डजेंट मैटर, वो एंटर कर जाएगा आगे। एसिटाइल कोए कहाँ से आया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एसिटाइल कोए है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चला सकता है। इज इट क्लियर? टू सी द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट, और ये तो आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा दिए गए। इसके बाद भी बीच में जो आपके पॉइंट्स है ना, सक्साइनिल कोए, अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड को भी अनदर पाथवे से एंटर कर सकते, ठीक है। इन द रेस्पिरेटरी पाथवे फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल। फैट क्या था बेटा, सिंपल फैट क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। उससे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेगा। तो वहां पे क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड दिस इज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये उल्टा भी जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, बस हम बता रहे हैं ऊपर भी जा सकता है फिर से। अभी हम सीधे यहाँ पे चलते हैं जो थ्योरी में लिखा है। फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोए। जब वो डिग्रेड हो सकता है एसिटाइल कोए में, तो एसिटाइल कोए सिंथेसाइज भी कर सकता है फैटी एसिड को। क्लियर? तो दोनों डायरेक्शन में चलेगा एंड एंटर द पाथवे, और एंटर करेगा पाथवे में। क्लियर?